इस लेक्चर्स हम लोगों ने 34 एफोरिज्म तक कंप्लीट कर लिया है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एफोरिज्म नंबर 35. सो 35 से लेके 42 में क्या है? व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट टुगेदर, तब क्या क्या होगा? मतलब दो डिजीज है और दोनों की मैनिफेस्टेशंस अलग अलग है, तो ऐसी जब कंडीशन होगी तो क्या क्या हो सकता है? सो देयर आर थ्री कंडीशंस. तो एफोरिज्म 35 में क्या है? When two dissimilar diseases meet together in a same body, three conditions can happen. The first condition क्या है? First condition is if the new disease is equal in strength or weaker than the older disease. तो दो दो डिजीजेस होंगे, एक न्यू डिजीज है और एक ओल्डर डिजीज है. तो कंडीशन वन क्या कहना चाहती है? दैट जो नई डिजीज है वो पुरानी डिजीज के जितनी ही इक्वल है स्ट्रेंथ में या फिर उससे वीकर है स्ट्रेंथ में, तब क्या होगा? सेकंड कंडीशन है जो नई डिजीज है वो पुरानी डिजीज से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है स्ट्रेंथ में. दैट मीन्स द कंडीशन टू इज सेइंग दैट द न्यू डिजीज इज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्डर वन. और कंडीशन थ्री क्या बोल रही है? दैट बोथ ऑफ देम, न्यू डिजीज एंड ओल्ड डिजीज, दोनों ही एक ही बॉडी में बहुत लंबे समय तक एक्ट कर रही है, तो दे विल जॉइन टुगेदर. ठीक है, तो तीन टाइप की कंडीशन है. फर्स्ट इज व्हेन द न्यू डिजीज इज इक्वल इन स्ट्रेंथ और वीकर इन स्ट्रेंथ देन द ओल्ड डिजीज. कंडीशन टू है न्यू डिजीज जो है ज्यादा ताकतवर है ओल्ड डिजीज से, न्यू डिजीज इज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्डर वन. And condition 3 is saying that after running for a long time in the body, what they will do? The new disease will join the older disease. So we will discuss these three conditions. तो अगर पूछेंगे कि three conditions when two dissimilar disease meet together, they are given in, तो answer will be aphorism number 35. तीन कंडीशन है, कहाँ पे दिए? तो तीन से ही आंसर स्टार्ट होना चाहिए. 35. नाउ फर्स्ट कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी? न्यू डिजीज इज इक्वल और वीकर देन द ओल्डर डिजीज. जो नई डिजीज आ रही है अभी बॉडी में वो पुरानी डिजीज से इक्वल इन स्ट्रेंथ है या फिर वीकर है, तो क्या होगा? जो ओल्ड डिजीज है वो क्या करेगी? उसको बोलेगी रुको, अभी गेट पे ही रुको, तुम अभी अंदर आने की जरूरत नहीं है. सो द न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड बाय द ओल्ड वन. क्यों ओल्ड डिजीज ने उसको रिपेल कर दिया? क्योंकि ओल्ड वाली अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इससे. ठीक है, चाहे तो न्यू डिजीज इक्वल स्ट्रेंथ की भी हो सकती है या फिर वीकर स्ट्रेंथ की, बट स्टिल द ओल्डर डिजीज इज मोर स्ट्रॉन्गर. जो पुरानी डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है न्यू डिजीज से. तो पुरानी डिजीज बोल रही है अभी रुक जाओ अभी नहीं आना. तो इट इज रिपेलिंग द न्यू डिजीज. दिस इज द first condition. So first condition is discussed in aphorism number 36. Now what are the examples of such conditions? इसी aphorism में दिया है, तो हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं along with the name of the physicians कि किन किन फिजिशियन ने ये एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करें. सो फर्स्ट इज द लेरी. फिजिशियन का नाम है लेरी. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट plague of Levant did not affected where scurvy was prevalent. ऐसे ऐसे जगह जहां पे scurvy was already prevalent वहां पे प्लेग नहीं हो पाई. Why? Because scurvy was already prevalent. scurvy वहां पे old disease है. scurvy is old disease and scurvy जो है वो ज्यादा stronger है than the plague and plague is new disease. इसलिए scurvy ने बोला कि मैं तुम्हें बॉडी में नहीं आने दूंगा. तो दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय लेरी कि जहां पे स्कर्वी है वहां पे प्लेग नहीं होता है. सेकेंड, ऑल्सो ही ऑब्जर्व्ड दैट द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा. सो एक्जिमा क्या है? एक्जिमा इज द ओल्ड डिजीज. डिड नॉट आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्लेग. प्लेग इज द न्यू डिजीज. तो प्लेग को कौन कौन होने से रोक सकता है? स्कर्वी एंड एक्जिमा does not allow plague to act on the body. Why? Because plague is a new disease and scurvy and eczema are the older diseases. And scurvy और eczema जो है वो दोनों ही stronger है. Both of them are stronger than that new disease which is coming, that is plague.
देन अनदर फिजिशियन इज देयर जेनर। जेनर ने देखा जहां पे रेकाइटिस है, रिकेट्स, रेकाइटिस मींस रिकेट्स, रिकेट्स जहां पे है, इट प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ वैक्सीनेशन। हम किसी बच्चे को वैक्सीन लगा रहे हैं, रिकेट्स के बच्चे को, तो वैक्सीन का असर नहीं होता है। दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय जेनर। सो रिकेट्स प्रिवेंट्स वैक्सीनेशन फ्रॉम टेकिंग अफेक्ट। देन एक और फिजिशियन है जिनका नाम है वॉन हिल्डेनब्रांड। वॉन हिल्डेनब्रांड ही ऑब्जर्व्ड दैट pulmonary consumptives means tuberculosis are not affected by epidemic fever। ऐसे जो भी पेशेंट्स जिसको ट्यूबरकुलोसिस है ऑलरेडी, उनमें कोई भी एपिडेमिक फीवर नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इज ओल्डर एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन द न्यू डिजीज। व्हाट इज न्यू डिजीज इन दिस केस? यहाँ पे नई डिजीज क्या है? दिस एपिडेमिक फीवर। सो ये सब एग्जाम्पल अलॉन्ग विद द नेम ऑफ फिजिशियन हमें याद रखने कि किसने क्या क्या डिजीज को ऑब्जर्व किया। देन एफोरिज्म नंबर 37 में क्या है? 37 is telling that any old chronic disease will also remain uncured and unaltered under the ordinary allopathic treatment। किसी को कोई पुरानी ओल्ड क्रॉनिक डिजीज है एंड दैट क्रॉनिक डिजीज वाला पेशेंट ये क्या कर रहा है? ही इज टेकिंग सम एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से क्या प्रोड्यूस होगी? एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस होगी, आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज। एंड दिस आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज, ये जो डिजीज है मेडिसिनल डिजीज, इस ओल्ड क्रॉनिक डिजीज पे कोई असर नहीं कर पाएगी। वाई? क्योंकि ये ओल्ड क्रॉनिक डिजीज जो है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा ताकतवर है देन दिस एलोपैथिक मेडिसिनल डिजीज। ठीक है, तो हैनीमैन इज ट्राइंग टू से कि ओल्ड क्रॉनिक डिजीज में एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने से कोई भी अल्टरेशन या क्योर प्रोड्यूस नहीं होता है। इवन दो द ट्रीटमेंट इज कैरिड फॉर लास्ट ईयर्स, बहुत ज्यादा टाइम तक अगर वायलेंट कैरेक्टर में भी उस ट्रीटमेंट को किया जाएगा तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज योर कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 हमने क्या बोला था कि जो न्यू डिजीज जो आई है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्डर डिजीज। जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये दोनों लड़कियां हैं, ये लड़ रही हैं। तो ऐसे हॉस्टल्स में, गर्ल्स हॉस्टल में होता है कि जो सीनियर को न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो उसकी नाक में दम कर देते हैं और हार फिर के सीनियर लड़की को ही रूम छोड़ के चले जाना पड़ता है। वाई? क्योंकि ये न्यू डिजीज जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्डर डिजीज, इसलिए ये क्या कर रही है? ओल्ड डिजीज को भगा देती है, ओल्ड डिजीज को एकदम सस्पेंड कर देती है। फिर जो बेचारी सीनियर लड़की है वो अपना काम से काम, अपना अलग अपने बेड में अपनी तरफ, एक गर्ल्स हॉस्टल में जैसे होता है बीच में एक ही रूम में एक कर्टेन जैसा लगा हुआ है, तो इस तरह से ये लोग रहने लग जाते हैं। सो व्हाट द न्यू डिजीज हैज डन, न्यू डिजीज जो है वो स्ट्रॉन्गर है, तो न्यू डिजीज क्या करेगी? इट विल सस्पेंड द ओल्ड डिजीज। वाई? ओल्ड डिजीज जो है वो वीकर है, द ओल्ड डिजीज इज वीकर एंड न्यू डिजीज क्या है? न्यू डिजीज इज स्ट्रॉन्गर। तो इसलिए न्यू स्ट्रॉन्ग डिजीज ने क्या किया? पुरानी डिजीज को सस्पेंड कर दिया। ठीक है। So when new disease is stronger than the older disease, then what will happen? The new disease will suspend the old disease. But ये एक पॉइंट याद रखना है, they never cure each other। क्यों क्योर नहीं करेंगे? Because both of them are dissimilar in nature। कभी एक दूसरे को क्योर नहीं कर पाएंगे, both of them are dissimilar in nature। फिर क्या होगा? न्यू डिजीज जो है वो स्ट्रॉन्गर है, वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेगी एंड इट विल गो। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स कोर्स, या फिर अगर न्यू डिजीज का ट्रीटमेंट ले लिया, न्यू डिजीज विल बी क्योर्ड, देन अगेन ओल्ड डिजीज विल रीअपियर एंड दैट ओल्ड डिजीज विल रीअपियर एज अनक्योर्ड वन। जैसे कि अगर ये स्ट्रॉन्गर डिजीज, स्ट्रॉन्गर वाली लड़की जो है अपने घर चली जाती है छुट्टियों में, तो फिर ये ओल्ड वाली सीनियर लड़की जो है आराम से कुछ दिन जो है पूरा रूम यूटिलाइज करके मस्त मजे से रहती है। सो ऐसा ही होगा जब न्यू डिजीज जो है अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके चली जाएगी या फिर उसका क्योर हो जाता है,
तो ओल्ड डिजीज क्या है, फिर से वापस आएगी एंड इट विल रन इट्स यूजुअल कोर्स, वो फिर अपना पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट करेगी बॉडी के अंदर. सो दैट इज द कंडीशन 2. देन एक्यूट डिजीज डू नॉट कॉम्प्लिकेट ईच अदर. लेकिन अगर ऐसा एक्यूट डिजीज में होता है, कॉम्प्लिकेशन कभी प्रोड्यूस नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके कुछ नई डिजीज बना लेंगे, नो, they will never complicate each other. Then Henneman has given 10 example of such conditions. तो Henneman ने ऐसे 10 examples दिए जहाँ पे new disease has suspended the old disease. ठीक है, तो what are those example, हमें नाम याद रखने हैं. और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो हैनेमन ने खुद ऑब्जर्व किया, तो वो ये क्वेश्चन में भी आता है, एंजाइना पेरोटिडिया. वी विल डिस्कस. फर्स्ट एग्जाम्पल है, फिजिशियन का नेम है टल्पियस. टल्पियस इन्होंने क्या देखा, ही सॉ 2 केसेस, ऐसे 2 केसेस उन्होंने देखे जहां पे आफ्टर रिंगवर्म अफेक्शन 2 बच्चों को रिंगवर्म हुआ और इन बच्चों को पहले से ही एपिलेप्सी भी था. लेकिन जैसे ही इन बच्चों में रिंगवर्म आया तो एपिलेप्सी दिखना बंद हो गई. रिंगवर्म ने पूरा अपना कोर्स कंप्लीट किया एंड फिर से एपिलेप्सी वापस आ गई. तो यहाँ पे न्यू डिजीज इज स्ट्रॉन्गर एंड ओल्ड डिजीज इज वीकर. इसलिए नई डिजीज ने ओल्ड डिजीज को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, जब तक उसको अपना कोर्स कंप्लीट करना था तब तक. एंड देन एपिलेप्सी वापस आई, एपिलेप्सी केम बैक एंड इट्स रैन इट्स यूजुअल कोर्स. तो ऐसे 2 केसेस उन्होंने देखे. नेक्स्ट फिजिशियन इज श्वाफ. श्वाफ ही सॉ इट्स डिसअपियर्ड बाय स्कर्वी. स्कर्वी आई तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट है इच, that was disappeared. It disappeared by the scurvy. Then Chevalier. Chevalier इन्होंने क्या देखा, that pulmonary thyroiditis means tuberculosis was suspended by typhus fever. टाइफस आया तो ट्यूबरकुलोसिस कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गए, फिर जब टाइफस चला गया तो ट्यूबरकुलोसिस वापस आ गए. देन रील. रील ने क्या देखा, ही सॉ दैट मैनिया सस्पेंड्स थाइसिस. मैनिया भी थाइसिस को सस्पेंड करता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है. व्हाई? बिकॉज मैनिया इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? मेंटल डिजीज. नहीं, मेंटल डिजीज तो है. इस केस में क्या है, न्यू एंड स्ट्रॉन्गर. वेरी गुड, न्यू एंड स्ट्रॉन्गर. नई डिजीज है एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्डर डिजीज, जो कि ओल्डर डिजीज यहाँ पे क्या है, ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेंजेट, जॉन हंटर एंड रेने. इन तीनों ने देखा दैट स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन दिएगा, दैट वाज सस्पेंडेड बाय मीजल्स. मीजल्स जिस पर्सन को है उसमें अगर वैक्सीन करेंगे स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन विल नॉट टेक एनी इफेक्ट. व्हाई? अगेन रीजन सेम है, बिकॉज मीजल्स जो है वो न्यू और ताकतवर है और दिस इज द ओल्डर थिंग. देन विदरिंग एंड प्लेंसिस. इन्होंने देखा स्कारलेट फीवर एंड सोर थ्रोट, ये 2 डिजीज. ही सॉ 2 डिजीज वर सस्पेंडेड बाय मीजल्स. तो इसको याद रखना है. अभी तक हम देख रहे थे एक एक डिजीज को सस्पेंड कर रही थी. नाउ यहाँ पे क्या है, 2 डिजीज वर सस्पेंडेड बाय मीजल्स. तो मीजल्स ने किस किस को सस्पेंड किया, स्कारलेट फीवर एंड सोर थ्रोट. एक पर्सन है उसको सोर थ्रोट भी है और स्कारलेट फीवर भी है, और उसमें मीजल्स आया तो सिर्फ मीजल्स अपना कोर्स रन कर रहा है एंड स्कारलेट फीवर और सोर थ्रोट वो कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर दिया. देन जेनर सॉ काउपॉक्स सस्पेंडेड बाय स्कारलेट फीवर. स्कारलेट फीवर ने काउपॉक्स को सस्पेंड कर दिया. कॉर्टम ने देखा काउपॉक्स वाज सस्पेंडेड बाय मीजल्स. एंड और एक एग्जांपल इन्होंने देखा, काउपॉक्स इनोकुलेशन सस्पेंडेड बाय मीजल्स. देन हैनेमैन का जो खुद का एग्जांपल है, मम्प्स. मम्प्स मींस उस टाइम में मम्प्स को बोलते थे एंजाइना पेरोटिडिया. मम्प्स वाज सस्पेंडेड बाय काउपॉक्स इनोकुलेशन. एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी मम्प्स था, तो उसको काउपॉक्स की वैक्सीनेशन लगाई तो मम्प्स जो है दैट वाज सस्पेंडेड.
फिर काउपॉक्स की वैक्सीन जब पूरा असर कर ली बॉडी में तो फिर से मम्प्स वापस आ गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेनिमन। यही क्वेश्चन में आता है सबसे ज्यादा, तो ये याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर एफोरिज्म नंबर 39। इसमें फिर से एग्जाम्पल्स है ऑफ कंडीशन 2, लेकिन ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? दीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेंट डिसिमिलर ट्रीटमेंट। मींस अगर वायलेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा? डिसिमिलर ट्रीटमेंट कौन सा होता है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट। सो वायलेंट डिसिमिलर ट्रीटमेंट सप्रेस करता है और सस्पेंड करता है नेचुरल डिजीज को। देन नेचुरल डिजीज वापस से रीअपियर होगी जब मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, जैसे आजकल होता है। एलोपैथिक मेडिसिन जब तक हम लोग क्रीम लगा रहे तब तक रिंगवर्म ठीक है, उसके बाद जब तक जैसे ही क्रीम लगाना बंद किया फिर से रिंगवर्म वापस आ गया। तो सेम थिंग हैनिमैन ऑलरेडी उन्होंने ये चीज 200 years ago he has already observed and he is telling in organon of medicine that after violent dissimilar treatment जो डिजीज क्या है वो सप्रेस और सस्पेंड हो जाती है। फिर जैसे ही मेडिसिन स्टॉप की तो नेचुरल डिजीज रीअपियर। इस चीज के ही हैज गिवन 2 एग्जांपल। इच इज सप्रेस्ड बाय परगेटिव्स। जो लोग परगेटिव्स लेते उसका इच थोड़े दिन के लिए सप्रेस हो जाता था। देन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के लिए उस टाइम ट्रीटमेंट क्या करते थे? इश्यूज एंड सेटॉन्स। पूरा स्कल में छेद करके एक धागा घुसा देते थे, दैट इज इश्यूज एंड सेटॉन्स। और जब तक वो रहेगा तब तक एपिलेप्सी नहीं होगी, जैसे ही उनको निकाल दिया फिर से एपिलेप्सी हो गई। सो दैट इज द एग्जाम्पल जो कि वायलेंट डिसिमिलर ट्रीटमेंट करने की वजह से जो डिजीज सप्रेस होती है उसके एग्जाम्पल्स हैं एफोरिज्म नंबर 39 में। देन एफोरिज्म नंबर 40, ये है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? न्यू डिसिमिलर डिजीज आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टिंग ऑन द बॉडी। दोनों न्यू डिसिमिलर डिजीज भी और ओल्ड डिजीज भी दोनों एक साथ बहुत लंबे टाइम तक ऑर्गेनिज्म में अब एक साथ चलेंगी। ठीक है, ओल्ड डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट, अब नई डिजीज आई, वो भी बहुत टाइम से उसी बॉडी में है, तो अब ये दोनों क्या करेंगी? ये दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे एंड दिस फ्रेंडशिप इज नोन एज कॉम्प्लेक्स डिजीज। ये दोनों क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स डिजीज। तो दो डिसिमिलर डिजीज अगर एक ही साथ एक ही बॉडी में बहुत दिन से प्रेजेंट है, so they will join together and what they will do? They will form a complex disease. So COMPLEX कॉम्प्लेक्स में O आता है, O को याद रखना 0, तो ऐसा ही एफोरिज्म होना चाहिए जिसमें पीछे 0 है, तो 40 ऐसे याद रख सकते हो। 40 में कॉम्प्लेक्स डिजीज ये पूछते हैं। Then what is complex disease? First condition is it is only observed in chronic diseases. दो chronic disease पहले ही बोल दिया, long time लंबे समय तक एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, that means they are a type of chronic disease. But rarely acute disease में भी complex disease form हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि acute disease complex disease नहीं बनाती, they can form but in a very rare conditions. Then what they will do? Complex disease में क्या होगा? They will choose the body parts according to their affinity. तो क्या होगा? जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज किसको अफेक्ट करती है? पेनक्रियाज, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हो गई। और ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस लंग्स। तो दोनों अपने अपने जरूरत के हिसाब से, अपने अपनी पसंद के हिसाब से अपने पसंदीदार बॉडी पार्ट्स में जाके बैठ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी दे विल चूज द बॉडी पार्ट्स। तो फुटनोट में क्या लिखा है? इन कॉम्प्लेक्स डिजीज नो रियल अमलगमेशन ऑफ द टू डिजीज अकर। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिलके कुछ अलग नई डिजीज बना देंगी। अमेलगमेशन मीन्स दोनों मिल जाना और कुछ नया चीज बना देना। तो बोथ ऑफ दीज डिजीज विल नॉट फॉर्म अ न्यू डिजीज। तो ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स डिजीज में रियल अमेलगमेशन डज नॉट अकर। ये दोनों मिंगल नहीं हो जाती है एक दूसरे में, बल्कि क्या होता है?
दोनों अपने अपने चॉइस के हिसाब से अपने अपने पसंद के बॉडी पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लेती है। देन Henneman is giving the example of miasmatic complex disease. Miasmatic complex disease जिसमें क्या होगा, syphilis complicates the sora. अगर syphilis ने कॉम्प्लिकेट कर दिया सोरा को, तो सोरा भी है बॉडी में और सिफिलिस भी है, तो ही इज सेलिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सच कॉम्प्लेक्स डिजीज क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू गिव द मरकरी, you have to give the mercury, best mercurial preparation, and then उसके बाद mercury से क्या होगा, syphilis will be treated and then it should be alternated with the medicine for sora, उसके बाद soric medicine देनी है। So he is giving example that when syphilis complicates sora, जब syphilis sora को complicate करता है तो ट्रीटमेंट के लिए पहले क्या देना है, बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन या फिर मरकरी देना है, एंड देन आफ्टर दैट हमें उसको अल्टरनेट करके फिर से सोरिक मेडिसिन देनी है। देन कॉम्प्लेक्स डिजीज के लिए क्या तीन कंडीशन चाहिए, कॉम्प्लेक्स डिजीज सी से कॉम्प्लेक्स तो सी डी ई, तीन कंडीशन चाहिए, हम सी डी ई से याद रख सकते हैं। पहली कंडीशन है कॉम्प्लेक्स डिजीज इज फाउंड बाय क्रॉनिक डिजीजेस, दोनों डिजीज डिसिमिलर इन नेचर होनी चाहिए एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल इन स्ट्रेंथ। इक्वल इन स्ट्रेंथ है तभी तो वो एक साथ रह पा रही हैं, अगर स्ट्रॉन्ग होती दोनों में से एक डिजीज तो दूसरे को भगा देती। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन स्ट्रेंथ, और ये इक्वल इन स्ट्रेंथ वाली बात कहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज रिटन इन 52 एफोरिज्म, 40 में नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। देन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजीजेस, तो फिजिशियंस नेम इज पी रसल। पी रसल ने एक केस देखा जहाँ पे स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स बोथ रन कोर्स टुगेदर, स्मॉल पॉक्स भी है सेम बॉडी में और मीजल्स भी है, और दोनों एक साथ अपना अपना कोर्स रन कर रहे हैं। Then Rene also see two similar cases. He also saw two similar cases. उन्होंने भी सेम चीज के दो केस देखे। रसल ने एक केस देखा स्मॉल पॉक्स और मीजल एक साथ, और रेने ने दो केसेस देखे स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स आर रनिंग देयर कोर्स टुगेदर। नेक्स्ट एग्जांपल इज जे मॉरिस। जे मॉरिस ने भी दो केसेस देखे ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स जो कि एक साथ एक बॉडी में प्रेजेंट है। देन एट म्यूलर, इन्होंने देखा फ्यू केसेस, नंबर नहीं लिखा हुआ है, ओनली फ्यू केसेस ही सॉ जहाँ पे स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स दोनों एक साथ एक बॉडी में प्रेजेंट थे। जैंकर ने देखा काउ पॉक्स रनिंग इट्स कोर्स अलोंग विद मीजल्स एंड परप्यूरा, इन्होंने देखा तीन डिजीज एक साथ एक बॉडी में प्रेजेंट है, काउ पॉक्स, मीजल्स एंड परप्यूरा। जेनर ने देखा काउ पॉक्स रैन इट्स कोर्स अनडिस्टर्ब अलोंग विद मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस, तो इन्होंने देखा कि काउपॉक्स अपना कोर्स कंप्लीट कर रही है किसके साथ, सिफिलिस के लिए, मतलब सिफिलिस भी प्रेजेंट है और सिफिलिस के लिए मर्करी ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। तो ही ऑल्सो सॉ थ्री कंडीशंस रनिंग इट्स कोर्स टुगेदर, सिफिलिस भी है पहले से, सिफिलिस के लिए मर्करी का ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, एंड उसके बाद उसी सेम बॉडी में उसी सेम पर्सन को काउपॉक्स भी हो गया, तो तीनों चीजें एक साथ एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। देन एफोरिज्म नंबर 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क्ड वेनेरियल डिजीज, इसको मास्क्ड सिफिलिस भी बोलते हैं और बास्टर्ड सिफिलिस भी बोलते हैं। दिस इज रिटन इन क्रॉनिक डिजीज, ऑर्गेनॉन की बुक में सिर्फ मास्क्ड वेनेरियल डिजीज लिखा हुआ है, क्रॉनिक डिजीज में और दो नाम है, मास्क्ड सिफिलिस, बास्टर्ड सिफिलिस, और एक नाम है किसी को पता है, दैट इज स्पूरियस सिफिलिस, स्पूरियस सिफिलिस। ये बाकी के तीन नाम क्रॉनिक डिजीज में गिवन है। सो मास्क्ड वेनेरियल डिजीज इज रिटन इन एफोरिज्म 41, और बाकी के तीनों नाम ये सब गिवन है क्रॉनिक डिजीज में। व्हाट इज मास्क्ड वेनेरियल डिजीज, किसी पेशेंट को ऑलरेडी क्या है सिफिलिस है, और सिफिलिस के लिए क्या हुआ, उसको मरकरी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है,
और मरकरी का ट्रीटमेंट करते करते जो उसमें हाई डोज का मरकरी ट्रीटमेंट है उसको करने से क्या हुआ, जो लेटेंट सोरा है वो भी अराउज हो गया। तो अब क्या हुआ, सोरा और सिफिलिस एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और ऊपर से ये लार्ज डोज ऑफ मरकरी जो हम दे रहे हैं, उसने क्या किया, उसने भी अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करने चालू कर दिए, मींस मरकरी के सिम्टम्स भी आ गए। सो दीज मरकरी सिम्टम्स आर मास्किंग द ओरिजिनल डिजीज। मरकरी के सिम्टम्स ने ढक दिया ओरिजिनल सिफिलिस डिजीज को, तो इसलिए इसको बोलते हैं मास्क्ड वेनेरियल डिजीज। ठीक है, वेनेरियल डिजीज क्या होता है, which are produced by impure question। इम्प्योर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज दो टाइप की होती है, सिफिलिस एंड साइकोसिस। और अगर पूछेंगे नॉन वेनेरियल डिजीज तो क्या आंसर होगा, सोरा। यस, सोरा। सोरा इज नॉन वेनेरियल डिजीज, वेरी गुड। तो what is mass venereal disease? Long use of dissimilar and inappropriate treatment या फिर एलोपैथिक मेथड, वो भी एक डिसिमिलर टाइप का ट्रीटमेंट है और लॉन्ग टाइम से उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक नई मेडिसिनल डिजीज ओरिजिनल डिजीज को कवर कर लेती है और नाउ दिस डिजीज इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। तो इसी को ही बोलते हैं मास्ड वेनेरियल डिजीज। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में समझा, जैसे कि सोरा या फिर गोनोरिया, अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं सिफिलिस के साथ, क्योंकि सिफिलिस ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी में और उसके साथ और कोई मायाजम भी आ गया कॉम्प्लिकेशन में, लेकिन ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है, लार्ज डोज ऑफ मरकरी। एंड दिस लार्ज डोज ऑफ मरकरी ये क्या है, दिस इज एन इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। ये क्या है, एक गलत टाइप का ट्रीटमेंट है, इसलिए मरकरी ट्रीटमेंट इसको क्योर नहीं कर सकती। इसके बदले में क्या होगा, मरकरी के ही सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे और ये मरकरी के सिम्टम्स ओरिजिनल डिजीज को ढक देंगे। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं मास्क्ड वेनेरियल डिजीज। मींस इसके पीछे क्या है, ओरिजिनल डिजीज छुपी हुई है। जैसे मास्क के पीछे हमारा चेहरा छुप जाता है, ऐसे ही मरकरी के सिम्टम्स के पीछे ओरिजिनल सिफिलिस की जो डिजीज है दैट इज हिडन। इसलिए इसको बोलते हैं मास्क्ड वेनेरियल डिजीज और मास्क्ड सिफिलिस। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। ओके, नाउ इसके फुटनोट में क्या है, मरकरी विल क्योर सिफिलिस ओनली इन सुटेबल डोजेस। अगर हम प्रॉपर पोटेंटाइज स्मॉल डोज देंगे तभी वो मरकरी जो है सिफिलिस को क्योर कर पाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट क्योर द सिफिलिस। इसी वजह से क्या हो रहा था, मास्ड सिफिलिस डिजीज प्रोड्यूस, मास्ड वेनेरियल डिजीज प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, फ्यू ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मरकरी आर नॉट सिमिलर to syphilis, and even if given in large doses these dissimilar symptoms will form a new disease। ठीक है, जो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं टू द सिफिलिस, सिफिलिस को हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वी आर गिविंग मरकरी टू सिफिलिस, वी आर गिविंग मरकरी टू सिफिलिस। लेकिन मरकरी के सारे सिम्टम्स सिफिलिस के सिमिलर नहीं है। all of the symptoms of mercury are not similar to syphilis। सपोज ये सारे सिम्टम्स सिमिलर हैं मरकरी के टू सिफिलिस, बट और भी तो सिम्टम्स हैं, और भी सिम्टम्स है जो सिफिलिस से सिमिलर नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, लार्ज डोजेज में जब हम मरकरी देंगे तो ये डिसिमिलर वाले सिम्टम्स क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म अ न्यू डिजीज। ठीक है, तो न्यू डिजीज किसकी वजह से बनी है, ड्यू टू लार्ज डोज ऑफ मर्क्यूरी। यस, बट विच सिम्टम्स, मरकरी के कौन से सिम्टम्स, सिमिलर सिम्टम्स या डिसिमिलर सिम्टम्स, सिमिलर सिम्टम। very good। This new disease is formed due to
First, due to large doses of mercury, and second, due to the dissimilar symptoms of the mercury for the syphilis. ठीक है, तो दो चीज याद रखनी है. मास्ट वेनेरियल डिजीज किस वजह से प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू द लार्ज डोजेज ऑफ मर्करी एंड ड्यू टू द dissimilar symptoms of the mercury. Then in the chronic disease, Hahnemann has advised for मास्ट वेनेरियल डिजीज ही हैज एडवाइज हेपार सल्फ. ठीक है, मास्ट वेनेरियल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट यू हैव टू गिव हेपार सल्फ, क्योंकि हेपार सल्फ इज द एंटीडोट टू मर्करी. Then aphorism number 42. There may be simultaneous occurrence of two indeed of three dissimilar diseases. ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ दो डिसिमिलर डिजीज एक साथ रह सकती हैं, दो तीन डिजीज भी रह सकती है. ठीक है, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू और थ्री डिसिमिलर डिजीज इन वन बॉडी, बट कभी भी रियल अमेलगमेशन, रियल मिक्सिंग ऑफ द टू डिजीज नहीं होगी. दोनों डिजीज मिक्स नहीं होंगी. दो या तीन डिजीज एक बॉडी में एक साथ रह सकती है, हमने एग्जाम्पल में देख चुके हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन डिजीज एक साथ है, काउपॉक्स, मर्करी ट्रीटमेंट एंड सिफिलिस. काउपॉक्स, मीजल्स एंड परप्यूरा. सो दो या तीन डिजीज एक ही बॉडी में एक साथ रह सकती है. दिस इज रिटन इन एफोरिज्म नंबर 42. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू सिमिलर डिजीज मीट टुगेदर. अभी तक क्या हो रहा था? व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर. लेकिन अब क्या है? जब दो सिमिलर डिजीज एक साथ एक बॉडी में रहेंगी तो क्या होगा? एंड दिस इज गिवन इन एफोरिज्म 43 to 51. 43 से 51 में ये डिस्कस किया है कि जब दो एक जैसे डिजीजेस, एक जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाले डिजीजेस एक ही बॉडी में होंगे तो क्या होगा. सो 43 इज स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिजीज क्योर्स द वीकर. सपोज दिस इज द बॉडी और इसमें एक डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज 1. अब क्या हुआ? बॉडी में एक और डिजीज आई विच इज सिमिलर टू डिजीज 1, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है. दिस इज डिजीज 2. तो ये डिजीज 2 क्या करेगी? ये वीकर डिजीज 1 को क्योर कर देगी. ठीक है, तो अगर बॉडी में सिमिलर डिजीज आती है, जैसे कि होम्योपैथी में होता है, वी गिव स्ट्रॉन्गर सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन which is stronger than the disease and very similar to the disease manifestation. तो सेम चीज ही नेचर में भी होता है. अगर बॉडी में एक डिजीज प्रेजेंट है और एक और नेचुरल डिजीज आई जो कि बॉडी में जो डिजीज प्रेजेंट है उसी के जितनी सिमिलर है बट इट इज स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेंथ, तो क्या होगा? दिस नई डिजीज जो आई है ये स्ट्रॉन्गर है एंड सिमिलर है, तो ये नई डिजीज क्या करेगी? इट विल क्योर द older weaker similar disease. ठीक है, so when two similar disease meet together they cure. ठीक है, strong disease जो है वो दूसरी weaker disease को cure कर देगी. और जो ये नई disease आई है ये अपना कोर्स कंप्लीट करेगी और फिर चली जाएगी, या फिर अगर इसका ट्रीटमेंट ले लिया तो ये फिर बाद में चली जाएगी. This is written in aphorism number 43. When two similar diseases meet in the body, then the stronger disease cures the weaker similar disease. लेकिन अगर ये dissimilar होती तो क्या होता? बोलो. सपोज ये डिजीज 1 प्रेजेंट है बॉडी में और एक और डिसिमिलर डिजीज आ गई, डिजीज 2, तो क्या होगा? What will happen then? सस्पेंड कर जाएगी. हाँ, तीन कंडीशन हो सकती है, एक ही नहीं. Either it will repel, जो हमने पढ़ा पहले, either it will repel or it will suspend, and next और क्या होगा? थर्ड, Complex. They will occupy their yes, space They in the will- same yes, body. yes. By forming a complex disease, very good, they will occupy
द प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी, अपने अपने पसंद या चॉइस के हिसाब से, बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स डिजीज दे विल ऑक्यूपाई द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वेरी गुड। सो डिसिमिलर होने पे ये तीन चीजें होंगी, सिमिलर होने पे क्या होगा, बोलो, अभी तो पढ़ाया। क्योर हो जाएगा। वेरी गुड, क्योर हो जाएगा। देन व्हाट हैपेंस व्हेन टू सिमिलर डिजीज मीट इन द बॉडी, ये एक साथ लिख दिया एफोरिज्म 44 में। दे नीदर रिपेल ईच अदर, जो अभी हमने बोला ना एक दूसरे को ये रिपेल करती हैं, दे नॉर सस्पेंड ईच अदर, ना ही एक दूसरे को सस्पेंड करती हैं, एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट साइड बाय साइड, एक साथ भी नहीं रहती हैं ताकि एक डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज बन जाए। सो ना ही ये रिपेल। सो व्हाट हैपेंस व्हेन टू सिमिलर डिजीज मीट टुगेदर, तो इसमें क्या लिखा है, जो डिसिमिलर डिजीज में होता है वो इसमें नहीं होता, वो इस सब में लिखा हुआ है। सो दे नीदर रिपेल ईच अदर, दे नॉर सस्पेंड ईच अदर, एंड दे डू नॉट इवन फॉर्म अ डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज। जैसे डिसिमिलर डिजीज में एक कॉम्प्लेक्स डिजीज बन रही थी, ऐसे सिमिलर डिजीज में कोई डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज नहीं बनती है। सो व्हाट दे डू, क्या करते हैं, ना रिपेल करते हैं, ना सस्पेंड करते हैं, और ना ही कोई डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाते हैं। तो करते क्या है, व्हेन टू सिमिलर डिजीज मीट टुगेदर, व्हाट डू दे डू? क्योर। यस, एक ही वर्ड याद रखना है, दे क्योर। तो डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज कहाँ पे लिखा हुआ है ये पूछते हैं। डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज इन 44, डबल मीन्स दो, तो 2 बार 44 आना चाहिए, और 2 का डबल क्या होता है, 2 का डबल 4 होता है, तो इसलिए 2 बार 4, 44 में डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज सिमिलर डिजीज, एफोरिज्म नंबर 45, सिमिलर डिजीज अटैक्स प्रिसाइजली सेम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, व्हेन टू सिमिलर डिजीजेस मीट, दोनों ही एक ही पार्ट को ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, सपोज अगर लंग की डिजीज है दोनों, तो दोनों ही लंग को ऑक्यूपाई करेंगी, और दोनों में जो स्ट्रॉन्गर होगी वो वीक वाली को भगा देगी। सो फिफ्थ एडिशन में लिखा हुआ है, बोथ सिमिलर डिजीज ऑक्यूपाई द सेम पार्ट, दोनों सेम पार्ट को ऑक्यूपाई करती है। और सिक्स्थ एडिशन में वर्ड चेंज कर दिया गया है, बोथ ऑक्यूपाई द वाइटल फोर्स, और जो वीकर वाली है दैट इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द न्यू एंड स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिजीज। दोनों सपोज रेस्पिरेटरी डिजीज है तो दोनों लंग में जाके बैठ गई, अब दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग है वो दूसरी वाली को भगा देगी। सो द वीकर इज एक्सटिंग्विश्ड और डिस्पेल्ड बाय द न्यू एंड स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिजीज। ये कहाँ पे लिखा है, एफोरिज्म नंबर 45। देन इसके फुटनोट में एक एग्जाम्पल है, example is image of a lamp flame is overpowered and effaced from our retina by strong sunbeam। तो इस फिगर से ही समझ सकते हो, दोनों ही लाइट के सोर्स है, दोनों ही लाइट के सोर्स है, सनलाइट भी और ये लैंप भी। लेकिन जैसे ही सनलाइट आती है तो ये लैंप की जो एनर्जी है, लैंप की जो लाइट है वो फीकी पड़ जाती है, दैट इज बिकमिंग weaker. Why? Because the sunlight is a stronger source of brightness. सनलाइट से ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू दिस लैम्प, इसलिए हमारी आंख में ज्यादा असर किसका होता है, सनलाइट का। सो ये उसी एग्जाम्पल को सप्लीमेंट करने के लिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे दो सिमिलर डिजीज क्योर कर देती है स्ट्रॉन्गर वाली, वीकर को भगा देती है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ब्राइटनेस का सोर्स जब आता है, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ ब्राइटनेस जैसे कि सनलाइट, तो वीकर वाला हमारी आंखों से हट जाता है, उतना असर नहीं पड़ता। सो दिस इज द एग्जाम्पल। देन एफोरिज्म नंबर 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 46 में दो चीज याद रखनी है, एक तो फिक्स्ड माइजम, एफ फॉर 46, एफ फॉर फिक्स्ड माइजम, और एक है एक्सेसरी माइजम। दो माइजम है इसमें, फिक्स्ड माइजम एंड एक्सेसरी माइजम। एक्सेसरी माइजम को और क्या बोलते हैं, काउ पॉक्स इनोकुलेशन माइजम। तो ये तीन चीज याद रखनी है।
46 describes the curative process of nature explained through fixed mechanism. नेचर का जो क्यूरेटिव प्रोसेस है उसको फिक्स्ड माइज्म के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है. सो व्हाट इज फिक्स्ड माइज्म? डिजीजेस विच आर प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड माइज्म, मतलब ऐसी डिजीज जो फिक्स्ड माइज्म की वजह से होती है. दैट मीन्स हमेशा जब भी ये डिजीज आएंगी दे विल अपीयर एज इन अ सेम मैनर. लगभग ये हमेशा सेम ही आएंगी. जैसे स्मॉल पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स, अगर मुझे हुआ है या किसी और को भी हुआ है तो मैनिफेस्टेशन विल बी मोर और लेस सिमिलर. साइन और सिम्टम्स जो होंगे मोर और लेस सेम ही होंगे. व्हाई? बिकॉज ये जो डिजीज है ये फिक्स्ड माइज्म की वजह से होती है. और फिक्स्ड माइज्म क्या है? दैट माइज्म विच रिमेन्स फिक्स्ड इन इट्स मैनिफेस्टेशन. ऐसा माइज्म या ऐसा डिजीज जो हमेशा अपनी अपीयरेंस में मोर और लेस सेम ही रहता है. दैट इज नोन एज फिक्स्ड माइज्म. अब फिक्स्ड माइज्म के एग्जाम्पल याद रखने हैं. SMW, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ. हमेशा याद रखना SMW फिक्स्ड माइज्म, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ. ये हो गया फिक्स्ड माइज्म. नाउ व्हाट इज एक्सेसरी माइज्म और काउपॉक्स माइज्म? सो एक्सेसरी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसरी? एक्स्ट्रा. यस, वेरी गुड. एक्स्ट्रा और एडिशनल. सो काउपॉक्स जो वैक्सीन है उसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट काउपॉक्स. मेन काम क्या है काउपॉक्स वैक्सीनेशन का या काउपॉक्स इनोकुलेशन का? मेन फंक्शन ऑफ काउपॉक्स वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स. उस टाइम स्मॉल पॉक्स के लिए काउपॉक्स वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी. सो दिस इज द मेन फंक्शन. लेकिन जो काउपॉक्स वैक्सीनेशन थी उससे क्या होता था? कुछ रेड इरप्शंस प्रोड्यूस होते थे जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंट इचिंग होती थी. बट व्हेन द काउपॉक्स वाज गिवन टू चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों को एक ऐसा ग्रुप दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और यू कैन से ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जिनको ऑलरेडी ये इस टाइप की इरप्शंस थी. ठीक है, दीज चिल्ड्रन वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्किन इरप्शन. तो इन चिल्ड्रन में क्या हुआ? इन चिल्ड्रन में काउपॉक्स वैक्सीनेशन लग रही है क्योंकि स्मॉल पॉक्स के एपिडेमिक उस टाइम बहुत होते थे. सो व्हेन द चिल्ड्रन हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द सिमिलर क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन, उनमें जब काउपॉक्स वैक्सीन दी गई तो काउपॉक्स वैक्सीन ने क्या किया? उस स्किन डिजीज को भी रिमूव कर दिया. सो इसलिए इसको एक्सेसरी माइज्म बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज काउपॉक्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, लेकिन वो एक एडिशनल काम भी कर रही है. क्या है एडिशनल काम? अगर ऐसी रेड वायलेंट इचिंग इरप्शन किसी में थी तो उसको भी उसने रिमूव कर दिया. That is why cowpox inoculation is known as accessory miasm. ये समझ में आया? यस मैम. दीदी. ओके ओके, तो इसके फुटनोट में क्या है? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनर्स काउपॉक्स वैक्सीनेशन, जेनर ने इन्वेंट की थी वैक्सीनेशन. सो जब काउपॉक्स वैक्सीनेशन दे दी गई तो स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स नेवर रीअपियर्ड, पूरा एक्सटिंग्विश हो गया. ठीक है. देन एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल होम्योपैथिक क्योर. इसके हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं विद द नेम ऑफ द फिजिशियन. फिजिशियन का नाम है हार्डिग एंड जॉन हंटर. इन्होंने क्या देखा? फीवर आफ्टर काउपॉक्स इनोकुलेशन क्योर्ड होम्योपैथिकली. किसी पर्सन में फीवर है और उसको जब काउपॉक्स वैक्सीन लगाई तो फीवर क्योर हो गया. इसके पीछे रिलेशनशिप क्या था? होम्योपैथिक रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों के मैनिफेस्टेशन सेम है, बोथ आर सिमिलर टाइप ऑफ डिजीज, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्योर कर रहे हैं. देन
बॉस्क्विलॉन, इन्होंने क्या देखा, फीवर एंड कफ ऑफ मीजल, ये दोनों स्ट्रांगली रिजेंबल करते हैं वूपिंग कफ एंड फीवर को, इसलिए मीजल्स केप्ट अवे द वूपिंग कफ इन एन एपिडेमिक। तो उसी एरिया में जब वूपिंग कफ मीजल्स का एपिडेमिक आया तो उसमें वूपिंग कफ नहीं हुआ। मीजल्स ने वूपिंग कफ को आने से मतलब वूपिंग कफ को क्योर कर दिया क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप के थे उस टाइम पे। देन दीज आर नोन एज हेल्पफुल होम्योपैथिक डिजीज, क्योंकि एक डिजीज दूसरे को क्योर करने में हेल्प कर रही है, इसलिए इन सब डिजीज को बोलते हैं हेल्पफुल होम्योपैथिक डिजीज। लेकिन जो सी वेसलहॉफ्ट की ट्रांसलेशन है, द ट्रांसलेशन ऑफ सी वेसलहॉफ्ट, उन्होंने हेल्पफुल होम्योपैथिक डिजीज को क्या बोला है, ऑक्सिलरी होम्योपैथिक डिजीजेस। सेम चीज के लिए दूसरा वर्ड यूज किया है, ऑक्सिलरी होम्योपैथिक डिजीजेस मींस सच सिमिलर डिजीजेस which cure the other similar disease। जैसे कि यहाँ पे हुआ, काउपॉक्स इनोकुलेशन के बाद फीवर क्योर हो गया, या फिर यहाँ पे हुआ मीजल्स केप्ट अवे द वूपिंग कफ नहीं होने दिया मीजल्स ने। सो दीज आर नोन एज हेल्पफुल होम्योपैथिक डिजीज, और वेसलहॉफ्ट ने इसको क्या बोला है, ऑक्सिलरी होम्योपैथिक डिजीजेस। नाउ एफोरिज्म नंबर 47। 47 में क्या है, नेचर एज अ टीचर, कि हमें नेचर से सीखना चाहिए, बिकॉज नेचर में हमने क्योर के एग्जाम्पल देखे। नेचर भी कैसे क्योर कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, नेचर में हमने देखा कि अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है, सिमिलर वाले भी हैं, ऑपोजिट वाले भी हैं, या हेट्रोपैथिक एग्जाम्पल भी है, लेकिन क्योर किस में हुआ, सिमिलर वाले में। ठीक है, इसलिए हैनमैन इज सेइंग कि किसी और से नहीं सीख रहे हो तो एटलीस्ट नेचर से ही तो सीख लो, कि इन द सिमिलर विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ओनली यू कैन क्योर इन द श्योर रैपिड एंड परमानेंट मैनर। नाउ एफोरिज्म नंबर 48, सेम चीज उन्होंने रिपीट की है, डिसिमिलर डिजीजेस कैन नेवर क्योर। So, natural diseases can only be cured by similar and somewhat stronger disease। चाहे वो medicinal disease है, चाहे वो natural disease है, जब तक वो similar या stronger नहीं है strength में, तब तक cure नहीं हो सकता। So, aphorism 48 is telling that dissimilar diseases can never cure, only similar and stronger can cure। Then examples of real natural homeopathic cures। Aphorism 49, इसमें हैनमैन क्या बोल रहे हैं, ऐसे ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं नेचुरल क्योर के, ये और भी ज्यादा हो सकते थे, लेकिन इतने कम ही एग्जाम्पल क्यों हैं, बिकॉज हमने अटेंशन से ऑब्जर्व नहीं किया। सो ही इज टेलिंग, अगर हम बहुत ज्यादा अटेंशन से नेचर को ऑब्जर्व करते तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते थे। देयर वुड हैव बीन मोर सच एग्जाम्पल्स इफ वी वर वेरी अटेंटिव इन ऑब्जर्विंग द नेचर। एंड सेकेंड थिंग ही इज सेइंग that if nature is not so deficient in producing such disease, और ये खुद भी बोल रहे हैं कि नेचर में भी ऐसे एग्जाम्पल्स कम होते हैं, इसलिए हम ये सब एग्जाम्पल नहीं देख पा रहे हैं। एक तो अटेंशन चाहिए ऑब्जर्विंग में, देखने के लिए कि नेचर में क्या क्या सिमिलैरिटी से क्योर हो रहे हैं, एंड फिर वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये एग्जाम्पल्स कम है, इसलिए बहुत अटेंटिवली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Then aphorism number 50, very very important, lucky concurrence। 50 में 5 है, ठीक है, 50 में क्या है 5, और लक्की में 5 वर्ड्स है, ऐसे याद रख लेना। तो लक्की कॉन्करेंस किस में है, 50। लक्की कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टीज अराइजिंग व्हेन वी यूज होम्योपैथिक ऑक्सिलरी डिजीजेस फॉर द पर्पस ऑफ होम्योपैथिक क्योर। ये जो हेल्पफुल होम्योपैथिक डिजीज है, मतलब जो सिमिलर डिजीजेस नेचर में आपस में क्योर कर रही हैं,
इसको यूज करने से क्या क्या डिफिकल्टीज अराइज हो सकती है, क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती है, लेट अस सी। न्यू डिजीज में बी मोर डेंजरस टू लाइफ। सपोज हमने देखा वूपिंग कफ को क्योर करने के लिए क्या आया, मीजल्स, बट दिस मीजल्स कैन बी मोर डेंजरस देन वूपिंग कफ। अगर ये बहुत वायलेंट मैनर में आया तो मीजल्स बिकम वेरी डेंजरस टू द लाइफ, सो द न्यू डिजीज में बी मोर डेंजरस टू लाइफ। सेकेंड डिफिकल्टी क्या है, न्यू डिजीज में इटसेल्फ रिक्वायर क्योरिंग। ठीक है, मीजल्स ने वूपिंग कफ को हटा दिया, लेकिन मीजल्स को कौन हटाएगा, तो मीजल्स के लिए फिर से कोई मेडिसिन की जरूरत है। सो न्यू डिजीज में itself require curing. Third is there are only few diseases which have auxiliary relation. ऐसा सिमिलैरिटी टाइप का रिलेशन बहुत ही कम डिजीज के बीच में है। So there is only few diseases which have this helpful homeopathic nature with each other. Fourth is their effect cannot be controlled और diminished as per the circumstances. अब ये मीजल्स को कम इंटेंसिटी से लाना है या ज्यादा इंटेंसिटी से लाना है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो देयर इंटेंसिटी इज नॉट इन आवर हैंड्स। इसको कितनी ताकतवर से बॉडी में लेके आना है, कितनी ताकत से इसको बॉडी में लाना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर मेडिसिन हम यूज करते हैं तो मेडिसिन की डोज हमारे हाथ में होती है, वी कैन इजिली रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन। देन टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस इज अनसर्टेन। मुझे वूपिंग कफ है और मैं ट्रीटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मीजल्स आएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मीजल्स कब आएगा, इंतजार करते रहो। सो देयर टाइम ऑफ अपीयरेंस इज वेरी अनसर्टेन, फिक्स्ड नहीं है इनका टाइम, पता नहीं कब आएगा, वेट करते रह जाएंगे और तब तक वूपिंग कफ से ही इंसान की डेथ हो जाएगी। सो दीज आर द डिफिकल्टीज। अगर हम नेचर पे डिपेंड करते हैं क्योर होने के लिए तो ये सब डिफिकल्टी हो सकती है। देयरफॉर लेकिन कभी कभी अगर क्या हुआ, मैंने वेट किया कफ का इस टाइम पे, सॉरी वूपिंग कफ है मुझे इस टाइम पे, और मैंने वेट किया मीजल्स का और मीजल्स आ गई, तो मेरा जो वेट है वो सक्सेसफुल हो गया। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट को बोलते हैं लकी कॉन्करेंस। ठीक है, अगर दो सिमिलर डिजीज नेचर में एक दूसरे के साथ टकरा जाती है तो दिस इज luck. So this type of treatment is known as lucky concurrence. जहां पे नेचर में लकीली उस टाइम पे वो सिमिलर डिजीज हो गई कि उसने वूपिंग कफ को क्योर कर दिया। सो यहाँ पे जो लॉ है दैट इज क्योर बाय सिम्टम सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों डिजीज के सिम्टम सिमिलर थे इसलिए क्योर हो पाया। दैट इज वाई द क्योर वॉज पॉसिबल। नेक्स्ट इज 51 हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस। हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस, ये जो अभी हमने पीछे रीड किया है फॉर एग्जाम्पल 50 में कि नेचर में सिमिलर डिजीज हो गई और क्योर हो गया, दिस इज नोन एज हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। बट दिस इज अ मैटर ऑफ चांस, ऐसा बाय चांस हो सकता है, हमेशा ऐसा होगा दिस इज नॉट द श्योरिटी। ऐसा श्योर नहीं कि हमेशा कोई नेचर में सिमिलर डिजीज एकदम परफेक्ट टाइम पे आ जाएगी और क्योर हो जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं हुआ। दिस इज प्योरली बाय चांस। तो ये बाय चांस नेचर में जो ट्रीटमेंट हुआ है दिस इज नोन एज हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। तो याद रखना लकी कॉन्करेंस 50, हैप्पी गो लकी 51। और क्या है 51 में, what are the advantages when medicines are used for the purpose of cure। लेकिन अगर हम नेचुरल डिजीज पे डिपेंड ना करके मेडिसिन पे डिपेंड कर दे फॉर द पर्पस ऑफ क्योर तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज जो नंबर ऑफ मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सिमिलर नेचुरल डिजीज का नंबर था वो हैनीमैन ने खुद ही बोल दिया कि ऐसे एग्जाम्पल्स आर वेरी लेस इन द नेचर। ऐसा बहुत कम ही होता है कि दो सिमिलर डिजीज एक साथ आ जाए, और इसके एग्जाम्पल भी बहुत कम है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो मेडिसिन है उसका नंबर बहुत ज्यादा है। आज हमारे पास 4000 से 5000 होम्योपैथिक मेडिसिन है। सो देयर आर न्यूमरस रेमेडियल एजेंट्स। सेकेंड इज
द पावर ऑफ मेडिसिन कैन बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन जो नेचुरल डिजीज की स्ट्रेंथ थी उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देन दे डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली आफ्टर क्योरिंग, जैसे ही मेडिसिन का काम खत्म हो जाता है तो मेडिसिनल डिजीज जो है अपने आप कम हो जाती है, अपने आप चली जाती है। लेकिन नेचुरल डिजीज में क्या था, वूपिंग कफ को तो ठीक कर दिया था मीजल्स ने, लेकिन अब मीजल्स के लिए खुद से और मेडिसिन चाहिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर क्योर एंड व्हेन वी डिपेंड ऑन मेडिसिन फॉर क्योर। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 52 टू 56। इसमें क्या बताया गया है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट that has been discussed in aphorism 52 to 56. So 52 to 56 में जाने से पहले फर्स्ट जो हमें बात पता होनी चाहिए कि ये चारों एफोरिज्म 52, 53, 54, 55, 56 चारों नहीं पांचों, पांच एफोरिज्म they are rewritten in 6th edition, completely rewritten in 6th edition। इसलिए बुक में देखोगे तो 52 5th edition, 52 6th edition ऐसे करके दो दो एफोरिज्म्स है। देन इन 5th edition what are the different modes of treatment? Hahnemann has told 3 principal modes of treatment in 52। क्या है वो modes of treatment? होम्योपैथी, एंटीपैथी एंड एलोपैथी, और एडिशन में एक दे दिया आइसोपैथी। बट इन 6th एडिशन हैनेमैन ने बोला देयर आर 2 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। क्या है? होम्योपैथी एंड एलोपैथी, और नोट रहेगा एक आइसोपैथी का। ठीक है, सो इन 5th एडिशन 3 प्रिंसिपल मोड, होम्योपैथी, एंटीपैथी एंड एलोपैथी। एंड इन 6th एडिशन ओनली 2 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। क्या है? होम्योपैथी एंड एलोपैथी, और आइसोपैथी एक एडिशनल दोनों में ही प्रेजेंट है। नाउ कम टू द एफोरिज्म नंबर 52 5th एडिशन। 52 के 5th एडिशन में क्या बोला है उन्होंने, ही इज टेलिंग द फेट ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट का फ्यूचर क्या है, रिजल्ट क्या होगा अगर हम एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। ही इज टेलिंग दैट देयर विल बी इनवेरिएबल एग्रीवेशन, एग्रीवेशन होगा ही। एंड सच एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, डिसिमिलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, इसका डिजीज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। सो ये क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म कर सकता है। सेम चीज जो हमने पढ़ा था, what happens when 2 dissimilar disease meet together, so they repel each other, they suspend each other, or they form a complex disease। लेकिन but they never cure each other, cure कभी नहीं करेगी। सो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या करती है, एग्रावेशन करेगी। क्या और क्या क्या कर सकती है, रिपेल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, और कॉम्प्लेक्स डिजीज कर सकती है। पर जो करना चाहिए क्योर, वो कभी नहीं करेगी। इट कैन नेवर क्योर द नेचुरल डिजीज। देन एलोपैथी के बारे में और कहाँ कहाँ पे डिस्कस्ड है, एफोरिज्म नंबर 22 का फुटनोट, 37, 39, 42 एंड 54 6th एडिशन। एक तो हमने पढ़ लिया 52 5th एडिशन, उसके अलावा और कहाँ कहाँ पे, 22 फुटनोट, 37, 39, 42 एंड 54 6th एडिशन। नाउ 52 का 6th एडिशन में क्या है, 6th एडिशन में पहले ही मैंने बता दिया कि हैनेमैन ने बोला देयर आर 2 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ क्योर, वन इज होम्योपैथी एंड अदर इज एलोपैथी या फिर हिट्रोपैथी। होम्योपैथी क्या है, इट इज एक्यूरेट, इट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन प्योर एक्सपीरियंसेस। लेकिन एलोपैथी क्या है, ये कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। देन होम्योपैथी एंड एलोपैथी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। होम्योपैथी सिमिलर्स पे बेस्ड है और एलोपैथी किसी पे भी बेस्ड नहीं, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। लेकिन ऐसा फिजिशियन जो एक ही बारी में कभी होम्योपैथिक मेडिसिन देता है और कभी एलोपैथिक मेडिसिन देता है, इस टाइप की प्रैक्टिस को हैनेमैन ने क्या बोला है,
वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्रिमिनल ट्रेजन अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी। ये जो एक्ट है दिस इज नेक्स्ट टू अ क्रिमिनल एक्ट। जो लोग ऐसा करते हैं मतलब वो क्रिमिनल्स है। दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट जो होम्योपैथी और एलोपैथी एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। एंड इसको हेनेमन ने और क्या बोला है, मॉन्ग्रल सेक्ट। मॉन्ग्रल सेक्ट मीन्स द फिजिशियन हु प्रैक्टिस बोथ एलोपैथी एंड होम्योपैथी एट द सेम टाइम। और ये मॉन्ग्रल सेक्ट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, फुटनोट टू प्रीफेस 5th एडिशन, फुटनोट टू एफोरिज्म नंबर 67 का 6th एडिशन एंड फुटनोट टू एफोरिज्म 145 5th एडिशन। 145 के 5th एडिशन में है, 67 के 6th एडिशन के फुटनोट में है और 5th एडिशन के प्रीफेस के फुटनोट में है मॉन्ग्रल सेक्ट। मॉन्ग्रल सेक्ट को और क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड डॉग। क्रॉस ब्रीड डॉग क्योंकि ये दोनों एलोपैथी और होम्योपैथी एक साथ प्रैक्टिस कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीड डॉग, मॉन्ग्रल सेक्ट। देन एफोरिज्म नंबर 53 5th एडिशन। 53 5th एडिशन में क्या है, सुपीरियोरिटी ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 6th एडिशन में भी सेम है, दोनों में ही बोला है व्हाट इज द सुपीरियोरिटी ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हाउ होम्योपैथिक सिस्टम इज सुपीरियर टू अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कैसे वो दूसरे सिस्टम से सुपीरियर है। व्हाई, बिकॉज ट्रू और माइल्ड क्योर कैन ओनली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। अगर ट्रू और माइल्ड मैनर में क्योर करना है तो होम्योपैथी से ही पॉसिबल है। और क्या है, होम्योपैथी से क्योर जो है दैट इज श्योर, रैपिड एंड परमानेंट एक्सटिंग्विशन ऑफ द डिजीज। तो disease is cured surely, rapidly and permanently extinguished with the help of homeopathy only. सेम चीज यहाँ पे है, डिजीज जो है बहुत क्विकली चली जाएगी, मोस्ट सर्टेनली एंड परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द होम्योपैथी। व्हाट इज द लॉ, लॉ ऑफ सिमिलिया, एंड दिस लॉ इज एटर्नल एंड इनफेलिएबल लॉ ऑफ नेचर। एटर्नल मीन्स बहुत सालों से चला आ रहा है एंड इट इज इनफेलिएबल, कभी फेल ना होने वाला लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ सिमिलिया। क्योंकि होम्योपैथी इस लॉ पे बेस्ड है, दिस लॉ ऑफ नेचर पे होम्योपैथी बेस्ड है, इसलिए होम्योपैथी से ही ट्रू एंड माइल्ड रेडिकल क्योर्स आर पॉसिबल। और ये क्योर्स विल बी श्योर, रैपिड एंड परमानेंट ओनली विद होम्योपैथी। सिर्फ होम्योपैथी से ही ऐसा हो सकता है। देन 6th एडिशन में एक लाइन और ऐड कर दी गई है दैट इफ देयर आर 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। द सेम इज होम्योपैथी। डिजीज और क्योर के बीच में अगर कोई मोड ऑफ ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ होम्योपैथी है। तो ही इज कंपेयरिंग कि जैसे 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिमिलरली होम्योपैथी इज द ओनली वे बिटवीन डिजीज एंड क्योर। ऐसे ही डिजीज और क्योर के बीच का जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है, दैट इज होम्योपैथी। सो देयर इज बट वन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन हो सकती है, ऐसे ही डिजीज और क्योर के बीच में एक ही रास्ता है, दैट इज होम्योपैथी। Then 54 5th edition. 54 5th edition is repetition of the previous aphorism. ठीक है, अगर हमने क्या क्या डिस्कस किया, 3 पॉसिबल मोड है टू अप्लाई मेडिसिन। क्या क्या अकॉर्डिंग टू 5th एडिशन क्या क्या 3 पॉसिबल मोड्स है, होम्योपैथी, एलोपैथी, एंटीपैथी। होम्योपैथी। yes, homeopathy, allopathy and antipathy. So Hahnemann is telling out of these 3, इन तीनों में से होम्योपैथी ही एक ऐसा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जहां पे क्योर कैसा है, क्योर विल बी माइल्ड, श्योर एंड परमानेंट। सो आउट ऑफ दीज 3 मेथड्स और these 3 modes of applying medicine, which is the most surest and permanent and mild, that is homeopathy, क्योंकि इससे कोई इंजरी भी नहीं होती और पेशेंट भी वीक नहीं होगा। एंड प्योर होम्योपैथी इज द ओनली डायरेक्ट वे ऑफ हीलिंग।
डायरेक्ट वे कैसे? क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में जैसे एक लाइन हो सकती है, ऐसे ही डिजीज और क्योर के बीच में एक ही रास्ता है। देन 54 सिक्स्थ एडिशन में क्या है? एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूटिलाइज्ड मेनी थिंग्स अगेंस्ट डिजीज। एलोपैथिक मोड में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं डिजीज को ट्रीट करने के लिए, बट ऑल दोज आर इम्प्रॉपर, क्योंकि क्योर तो होता नहीं है, सो दे आर ऑल द मेथड्स आर इम्प्रॉपर। बट फिर भी वो अपने आप को ही रैशनल मेडिसिन बोलते हैं कि वही सबसे ऊपर है, वही सबसे वास्तविक है। सो दे कॉल देमसेल्व्स रैशनल मेडिसिन। फिर भी उसमें इतनी सारी कमियां हैं, फिर भी वो खुद को रैशनल मेडिसिन बोलते हैं। Now every builder of such system gave different theories. एलोपैथिक में क्या है? हर एक डिजीज के लिए अलग अलग थ्योरी आती है और वो थ्योरीज बाद में डिस्कार्ड हो जाती है, फिर से एक और नई थ्योरी आ जाती है। सो जैसे जैसे नई थ्योरी डिजीज के लिए डेवलप होती है, उसी हिसाब से दे आर ऑल्सो गिविंग डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिया मेडिकास अकॉर्डिंग टू देयर assumptions. जिस टाइप से वो थ्योरी बनाते जाते हैं, उसी टाइप से नई नई मेट्रिया मेडिका देते जाते हैं। So through this figure also I am trying to explain that जैसे एक लाइन, एक दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन है, ऐसे ही डिजीज और हेल्थ के बीच में एक ही रास्ता है, दैट इज होम्योपैथी। देन एफोरिज्म 55 फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन में सेकंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? एलोपैथी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज होम्योपैथी एंड सेकंड इज एलोपैथी अकॉर्डिंग टू fifth edition. So allopathic mode of medicine is, sorry, second mode of applying medicine is allopathy or heteropathy. Allopathy में क्या है? There is no pathological relation between the disease and medicine. Disease और medicine के बीच में कोई pathological relation नहीं है। And allopathic medicine कौन से part पे act करती है जाके? that part of the body which is most exempt from the disease. जिस पार्ट में कोई डिजीज है ही नहीं, या जिस पार्ट में सबसे कम डिजीज का असर पड़ता है, एलोपैथिक मेडिसिन उसी पार्ट में जाके सबसे ज्यादा अटैक करती है। मतलब जो पार्ट डिजीज है उसको उसने टच ही नहीं किया। उसने किसको टच किया सबसे ज्यादा? द पार्ट विच इज मोस्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिजीज, जो सबसे अनटच्ड है डिजीज से, दैट पार्ट इज टच्ड बाय द एलोपैथिक मेडिसिन। देन एडिशनल यहाँ पे एक चीज याद रखना, होम्योपैथी और एंटीपैथी दोनों ही उस पार्ट ऑफ बॉडी को टच करते हैं जहां पे डिजीज है, लेकिन एलोपैथी क्या करती है? ऑपोजिट एकदम। जिस पार्ट में डिजीज का असर सबसे कम है, उसी पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है एलोपैथिक मेडिसिन। लेकिन होम्योपैथी एंड एंटीपैथी दे एक्ट ऑन दैट पार्ट ऑफ द डिजीज, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज मोस्ट डिजीज, या फिर जहां पे डिजीज एग्जिस्ट करती है उस पे जाके अटैक करती है। देन 55 सिक्स्थ एडिशन, यहाँ पे क्या है? अब सिक्स्थ एडिशन क्योंकि हैनिमैन के लास्ट एडिशन है, सो ही इज टेलिंग द मोस्ट ट्रूथ। ही इज टेलिंग कि धीरे धीरे द पब्लिक इज बिकमिंग नाउ अवेयर कि ये एलोपैथिक मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट है, कि द सफरिंग ऑफ द सिक इज इंक्रीज्ड। अब पब्लिक भी अवेयर होने लगी कि ये एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से क्या होगा? द सफरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी इज इंक्रीज। हमारी जो डिजीज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी ये सिस्टम आज तक क्यों परसिस्ट कर रहा है? इसका आंसर भी हैनिमैन ने 200 years ago ही हैज गिवन द आंसर। क्योंकि इंस्टेंट जो रिलीफ मिलता है दैट इज ऑफ द सूदिंग नेचर। क्योंकि पेशेंट को जब दर्द होता है ना, तो उसको बस चाहिए कैसे भी आराम मिल जाए। तो ये कैसे भी जो इंस्टेंट आराम जो मिल जाता है एलोपैथिक मेडिसिन से, उसी की वजह से ये सिस्टम परसिस्ट कर रहा है आज तक। सो दिस इज रिटन इन एफोरिज्म नंबर 55 सिक्स्थ एडिशन। देन 56 सिक्स्थ एडिशन, सॉरी 56 फिफ्थ एडिशन, थर्ड मोड ऑफ applying the medicine. Third mode is antipathy. So first mode क्या हुआ according to fifth edition? It is homeopathy. ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। Second mode is allopathy and third mode is antipathy as per fifth edition. As per fifth edition.
एंड व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एंटीपैथी? पोज से हमने याद किया था, पी फॉर पैलिएटिव, बोलो पी फॉर one-sided, वन साइडेड, वेरी गुड, enantiopathy, सिम्टोमेटिक, वेरी गुड, एंड symptomatic treatment, वेरी गुड, एंड ई फॉर इनेंशियोपैथी, वेरी गुड। और सिम्टोमेटोलॉजी किसको बोलते हैं? व्हाट इज सिम्टोमेटोलॉजी? स्टडी ऑफ सिम्टम्स, ऑल द सिम्टम्स। तो ऑल द सिम्टम्स किस में कंसिडर करते हैं? होम्योपैथी में। तो अगर वन साइडेड ट्रीटमेंट लिखा होगा तो एंटीपैथी आंसर होगा, सिम्टोमेटोलॉजी लिखा होगा तो होम्योपैथी आंसर होगा। तो ये दोनों चीज माइंड में याद रखना। देन बाय दिस मेथड ट्रीटमेंट इनिशियली क्या होगा? पेशेंट का कॉन्फिडेंस डॉक्टर के हाथ में आ जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही एंटीपैथिक मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए एमलेरेशन हो जाता है, ठीक है। एंड बाद में क्या होता है? डिजीज जो है और भी ज्यादा एग्रावेटेड फॉर्म में रिटर्न होती है। सो बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटीपैथी आर गिवन इन 57 to 61। मीन्स इसके बाद जो हम एफोरिज्म्स पढ़ेंगे उसमें क्या है? बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटीपैथिक ट्रीटमेंट 57 से 61 में। सो एंड एंटीपैथी ही एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है अपार्ट फ्रॉम होम्योपैथी जो कि डिजीज्ड पार्ट में जाके एक्ट करता है, ठीक है। तो जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, होम्योपैथी और एंटीपैथी दोनों डिजीज पार्ट पे जाके ही अटैक करते हैं। एंड होम्योपैथी में क्या रिलेशन है डिजीज के साथ? सिमिलर रिलेशन। लेकिन एंटीपैथी में क्या रिलेशन है डिजीज के साथ? opposite, यस, वेरी गुड। Disease and antipathy, they have a relationship of opposite. And disease and homeopathy, they have a relationship of similarity. लेकिन disease and allopathy, what is the relationship? no direct pathological relation. Very good. No direct pathological relationship between the two. Very good. Now 56 6th edition में क्या है? ये पैलिएटिव या एंटीपैथिक ट्रीटमेंट किसने चलाया? गैलन ने। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल? कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस। इसका मीनिंग क्या है? ऑपोजिट आर ट्रीटेड बाय ऑपोजिट। एंड एंटीपैथिक का रिलेशनशिप मेथड एलोपैथी वाले भी यूज करते हैं। सो एलोपैथी वाले जो एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट कभी कभी यूज कर लेते हैं, दैट इज एंटीपैथी। अदरवाइज वो कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। देन इसके फुटनोट में क्या है? फोर्थ मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज आइसोपैथी। आइसोपैथी कहाँ से आया? आइडम। आइडम मीन्स सेम, क्योंकि आइसोपैथी में क्या होता है? सेम कॉन्टेजियस प्रिंसिपल जिससे डिजीज प्रोड्यूस होती है उसी को पोटेंटाइज करके खिला देते हैं। सपोज ओटोरिया में जो ईयर डिस्चार्ज है, उस ईयर डिस्चार्ज को लिया, पोटेंटाइज किया और दे दिया। सो सेम कॉन्टेजियस प्रिंसिपल जो डिजीज को प्रोड्यूस कर रहा है वो ही उसको दे दिया। सो आइडम का मतलब सेम है। Then regarding isopathy, isopathy appeared first time in 5th edition, ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है। देन आइसोपैथी का डिस्कवरर कौन है? जोहान जोसेफ विल्हेम लक्स और मिस्टर डब्ल्यू लक्स। देन डब्ल्यू लक्स को क्या दिया? एक सम्मान दिया गया था, मैजिस्टर। ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ मैजिस्टर। मैजिस्टर क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है मास्टर। ओके, so this person who discovered isopathy, Johann Joseph Wilhelm Lux, he was awarded the title of Magister. Originally he was a veterinary surgeon and he was awarded the title Magister. और Magister का meaning क्या होता है? Master. Magister क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है मास्टर। एंड ये एक टाइटल कॉमन दिया जाता था, दैट वाज अ फेमस टाइटल गिवन इन द मिडल एजेस फॉर द फेलिसिटेशन ऑफ द पर्सन। तो इनको भी मिला था, इसलिए इनका नाम जो है वो पड़ गया था मैजिस्टर विल्हेम लक्स। तो ऑप्शन में डब्ल्यू एम लक्स भी होता है
MW लक्स भी होता है। तो याद रखना जो इनको सम्मान मिला है वो टाइटल सबसे आगे रहेगा, मैजिस्टर, उसके बाद विल्हेम लक्स। तो MW लक्स विल बी द करेक्ट आंसर। When he was born on 6th April 1796 and 1796 क्या है? It is the birth year of homeopathy. Very good, very good. Birth year of homeopathy. So 6th April में he was born and he died on 29th January 1849. Then Magister Wilhelm Lux, he was a veterinary physician. He came in contact with Hahnemann in 1820 and he started practicing homeopathy for animals. इसलिए he is also the founder of veterinary homeopathy. Lux was also the founder of veterinary homeopathy. But धीरे धीरे he was started shifting towards isopathy. और इन्होंने अपना एक न्यू प्रिंसिपल बनाया, दैट इज एक्वेलिया एक्वेलिबस क्यूरेंटर, मीन्स सेम क्योर सेम। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है? सिमिलर क्योर्स सिमिलर, नॉट सेम। सो वही सेम जो डिस्चार्ज आया जिस डिजीज से, उस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए उसी डिस्चार्ज को पोटेंटाइज करके ही वाज गिविंग। सो सेम क्योर सेम, Equalia equalibus curanter was the principle of isopathy. ये क्वेश्चन भी आता है। What is the principle of isopathy? Equalia equalibus curanter. Now we will quickly discuss the different editions का preface. यहाँ से भी कुछ questions आते हैं। So preface to the first edition. In this, Hahnemann is telling medicine is the most conjectural art. In that time, उनके टाइम में जो मेडिसिन था इट वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जिसने जो बना दी उसी के ऊपर मेडिसिन वाज बेस्ड। एंड हैनेमैन जो था, हैनेमैन वाज द ओनली पर्सन इन दैट टाइम जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोचा। ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द मेडिसिन इन अ सीरियस एंड ऑनेस्ट मैनर। सो इसलिए उन्होंने ड्रग प्रूविंग करना स्टार्ट किया। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया सबसे पहले कि कैलेनमेट्रिया मेडिका में ऐसा क्यों लिखा है कि द बिटरनेस ऑफ द सिंकोना इज क्योरिंग द मलेरिया, ये कौन सा लॉजिक है? तो दिस इन्वेस्टिगेशन दैट वाज डन फर्स्ट टाइम बाय द हैनीमैन। हैनीमैन ने ही पहली बार सोचा कि बिटरनेस की वजह से कैसे मलेरिया क्योर हो सकता है। सो दिस थॉट प्रोवोक्ड हिम टू इन्वेस्टिगेट। ये एक थॉट जो इनके दिमाग में आया उसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। देन ऑर्गेनॉन में क्या है? द रिजल्ट्स ऑफ हिज कन्विक्शन, द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटेशन, द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन आर गिवन इन दिस बुक। देन हैनेमैन इज एडवाइसिंग टू ऑल द फिजिशियंस, हर एक फिजिशियन को वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम बहुत आलसी हो, इंडोलेंस, लव ऑफ ईज मीन्स अगर कोई भी चीज इजिली पाने की इच्छा है तुम्हारे मन में, एंड यू आर वेरी ऑब्स्टिनेट, बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हो, तो यू कैन नॉट बी फिट फॉर दिस सर्विस। दिस प्रोक्लूड्स इफेक्टिव सर्विस। अगर ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर रहेंगी, इंडोलेंस, लव ऑफ ईज एंड ऑब्स्टिनेसी, तो देन यू कैन नॉट रेंडर द इफेक्टिव सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अच्छे से तुम सफरिंग ह्यूमैनिटी को अपनी सर्विसेज नहीं दे पाओगे इफ यू आर इंडोलेंट, इजिली चीजें पाने की इच्छा है, या फिर बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हो और ऑब्स्टिनेट हो, तो ये प्रोफेशन छोड़ दो। हाउ यू कैन प्रैक्टिस द सिस्टम ऑफ मेडिसिन? ही इज टेलिंग फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज। सबसे पहले जो भी ये थ्योरीज है उससे खुद को अलग करो, प्रिजुडाइज नहीं होना है। एंड यू शुड हैव अ अनटायरिंग ज़ील, बहुत जीलसली, बहुत उत्साह के साथ यू हैव टू लर्न एवरीथिंग विदाउट गेटिंग टायर्ड, with so much of zeal, with so much of attention. You have to keep learning. Then only you can practice the true system of medicine. So this is written in preface to first edition. Preface to second edition, Hahnemann inquired whether medicine is developed merely out of heads. Hahnemann ने ये इंक्वायर किया कि क्या ये मेडिसिन जो है किसी के दिमाग में कुछ थॉट आया, कुछ
उन्होंने सोचा, उस सोच से तो डेवलप नहीं हुई, और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर। क्या ये नेचर से डिराइव्ड है या फिर कोई आइडियाज या थ्योरीज से डिराइव्ड है? दिस हैज बीन इंक्वायर्ड बाय द हैनीमैन। और ये सब इंक्वायर करने के बाद, आफ्टर इंक्वायरिंग, ही इज टेलिंग व्हाट इज ट्रू हीलिंग आर्ट। ट्रू हीलिंग आर्ट क्या है? ट्रू हीलिंग आर्ट इज द प्योर साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से ही ट्रू हीलिंग आर्ट डेवलप हो सकती है, नॉट फ्रॉम द हेड्स ऑफ द प्रोफेसर, नॉट फ्रॉम द आइडियाज ऑफ एनी प्रोफेसर, but it is derived from the pure science of experience. And the true healing art, उसके कुछ facts और phenomena होने चाहिए, और ये facts और phenomena कोई भी easily समझ सके. So the true healing art should be based on clear facts and sensible phenomena. And the true healing art must be clearly and satisfactorily cognizable to the senses through experience. मतलब अगर हम उसको समझना चाहें तो हम फिर से वो एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस रिपीट करें, तो इट शुड बी क्लियरली एंड सेटिस्फैक्टरली अंडरस्टैंडेबल टू अस. सो दिस इज ट्रू हीलिंग आर्ट अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, जो कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि ट्रू हीलिंग आर्ट क्या होती है. एंड दिस इज गिवन इन प्रीफेस टू सेकेंड एडिशन. और क्या है प्रीफेस टू सेकेंड एडिशन में? देयर इज वन वर्ड he has written, that is a priori. a priori is a Latin word. ये क्वेश्चन आता है. a priori का मतलब क्या है? beforehand, of itself, out of itself alone. So he is telling this in context of the system of medicine जो उनके टाइम पे चल रहा है, उस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि बिफोर हैंड, बिफोर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, हमें नहीं पता चल सकता किसी भी मेडिसिन के बारे में. हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उस मेडिसिन को प्रूव करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेडिसिन. देन ही इज ऑल्सो टेलिंग द प्रिंसिपल ऑफ एंटीपैथी. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एंटीपैथी? कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस, जिसका मीनिंग है ऑपोजिट्स आर ट्रीटेड बाय ऑपोजिट. किसने इसको फेमस किया? गैलन ने. ही वॉज अ फेमस फिजिशियन एंड टीचर इन रोम. एंड गैलन ने क्या किया? गैलन हैज ओनली पॉपुलराइज्ड द एंटीपैथी, ही हैज ओनली पॉपुलराइज्ड द कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस. लेकिन अगर पूछेंगे कि कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया था, सो इट वाज ऑब्जर्व बाय हिपोक्रेट्स. सो इसलिए हिपोक्रेट्स को क्या बोलते हैं? द ऑब्जर्वर. और गैलन को क्या बोलते हैं? द disseminator. वेरी गुड, डिसेमिनेटर. डिसेमिनेट करना मीन्स फैलाना. तो इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया, फैलाया, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस को. देन प्रीफेस टू थर्ड एडिशन, इसमें हैनीमैन ने प्रेज किया है बैरन वॉन ब्रूनो को. व्हाई ही इज प्रेजिंग हिम? बिकॉज ही हैज ट्रांसलेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन इनटू फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है, एंड उन्होंने सेकेंड एडिशन को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया. एंड ही इज टेलिंग इन द प्रीफेस, क्या बोल रहे हैं बैरन वॉन ब्रूनो? एक्सपोजिशन ऑफ द होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट एंड इट्स हिस्ट्री. एक्सपोजिशन मीन्स एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना, कंप्लीटली एक्सप्लेन करना अबाउट द आइडियाज एंड थ्योरीज ऑफ होम्योपैथी, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी. तो ये उन्होंने अपने प्रीफेस में लिखा है, बैरन वॉन ब्रूनो ने. एक्सपोजिशन ऑफ द होम्योपैथिक हीलिंग एंड इट्स हिस्ट्री. देन प्रीफेस टू फोर्थ एडिशन, nature's self-help were believed to be incomparable healing art by physician. जो हमने देखा कि नेचर में अपने आप क्योर्स हो रहे हैं, और उसी को ही फिजिशियन जो है हीलिंग आर्ट मान रहे थे उस टाइम. एंड इट इज बिकॉज व्हाट दे वर कॉलिंग नेचर सेल्फ हेल्प, कि उसी को वो नेचर्स की सेल्फ हेल्प बोल रहे थे, कि नेचर में कोई सिमिलर टाइप की डिजीज हुई और उसने क्योर कर दिया. बट उनको नहीं पता कि ये सिमिलैरिटी की वजह से क्योर हुआ है. वो उसको क्या बोल रहे हैं? नेचर्स सेल्फ हेल्प. बट दिस वाज नथिंग इन इंस्टिंक्टिव, irrational, unreasoning vital force subject to organic laws of our body, whose revolutionary efforts are themselves disease. लेकिन वो ये तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे थे कि वाइटल फोर्स, जब कोई भी
बाहर से फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ रहा है, तो वाइटल फोर्स क्या कर रहा है? वाइटल फोर्स इज स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन इनसाइड द बॉडी। जैसे कि बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आती है, आंख में गिर जाती है, तो आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आंख लाल हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है आंख के अंदर। तो ये जो रेवोल्यूशन है वाइटल फोर्स का, ये भी तो एक डिजीज है। तो ये वो चीज ये लोग वो नहीं समझ पा रहे थे। ये क्या बोल रहे थे इसको कि नेचर अपने आप को क्योर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आंख से पानी बह रहा है, इसलिए आंख के पास स्वेलिंग हो गई है। सो ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुआ उसको वो लोग बोल रहे हैं नेचर सेल्फ हेल्प। देन देयर इज अ लैटिन टर्म विस मेडिकैट्रिक्स। विस मेडिकैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? इन प्लेस ऑफ मेडिसिन या फिर इंस्टेड ऑफ मेडिसिन। So instead of medicine, what they are doing? They are depending on nature's self-help. Then एक और टर्म है विस मेडिकैट्रिक्स नेचुरी, जिसका मतलब क्या है? नेचर्स सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन मत दो, आंख से पानी निकलेगा, अपने आप थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। एंड इंस्टिंक्टिव अनरीजनिंग वाइटल फोर्स वाज मिसनेम्ड एज नेचर। ये जो वाइटल फोर्स है, अनरीजनिंग इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स, मतलब ये वाइटल फोर्स की खुद की प्रॉपर्टीज है कि कोई अगर फॉरेन बॉडी आएगी तो विदाउट एनी रीजन इट विल स्टार्ट द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। कोई रीजन के बिना ही वो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वाइटल फोर्स में नेचुरली ऐसा होगा ही कि कोई फॉरेन बॉडी आई तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। लेकिन वो उसको इन्फ्लामेशन ना बोल के क्या बोल रहे हैं कि दिस इज नेचर। सो दिस इज रिटन इन प्रीफेस टू 4th एडिशन। प्रीफेस टू 5th एडिशन में क्या है? एलोपैथी presupposes in disease that there is excess of blood or plethora and sometimes morbid matters and acridity is present. एलोपैथी क्या मानते हैं कि क्यों ये रेडनेस हो रही है? क्योंकि बॉडी में एक्सेस ऑफ ब्लड हो गया और इसी वजह से एक्रिड डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है समटाइम्स, क्योंकि दे आर अप्लाइंग द कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस, ऑपोजिट्स बाय ऑपोजिट। ठीक है, तो एक तो वो सोच रहे हैं कि रेडनेस क्यों है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ ब्लड। प्लिथोरा क्यों है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ ब्लड। एंड हाउ दे आर अप्लाइंग देयर मेडिसिन? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस। बट होम्योपैथिक क्या बोलती है? होम्योपैथी सेज दैट डिजीज इज द डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का डायनेमिक डिरेंजमेंट को ही डिजीज बोलते हैं। मीन्स डायनेमिक डिरेंजमेंट मीन्स बॉडी में डिजीज हो रही है बट हाउ इट इज हैपनिंग वो हम नहीं देख सकते। सिर्फ थ्रू द साइंस एंड सिम्टम्स ओनली वी कैन कम टू नो दैट द बॉडी इज और द वाइटल फोर्स इज डिजीज्ड। So this is the dynamic derangement. Then it knows cure takes place by the reaction of vital force. होम्योपैथी को ये पता है कि क्योर कैसे होगा? By the reaction of vital force, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन अगेंस्ट। और ये सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा? When we will give the rightly chosen remedy. Then homeopathy is a simple system of medicine. ये क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पे लिखा है? होम्योपैथी इज अ डैश सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये भी क्वेश्चन आता है। सो होम्योपैथी इज अ सिंपल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और ये कहाँ पे लिखा है? प्रीफेस टू 5th एडिशन में। व्हाई इट इज सिंपल? बिकॉज उसके जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर फिक्स्ड। देन मॉन्ग्रल होम्योपैथिस्ट अभी हमने जो पढ़ा, द वन हु मिक्सेस द एलोपैथी विद होम्योपैथी, उसको बोलते हैं मॉन्ग्रल होम्योपैथिस्ट। प्रीफेस टू 6th एडिशन में एवरीथिंग इज सिमिलर टू द 5th एडिशन एंड रिचर्ड हेल ने 5th एडिशन के कंप्लीशन की डेट वहां पे दी है, दैट इज February 1842. So this completes your today's lecture and we will conclude here. अगर किसी को कुछ डाउट है तो you can again go through this lecture and notes once again and you can ask me. Okay, we will conclude here.